बिना किसी देरी के पहला क्वेश्चन है कि उस युक्ति का चयन कीजिए। ठीक है, उस युक्ति का चयन कीजिए, उस टर्म्स का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए उदाहरण से मेल खाता है। मैं भाषा पर ध्यान केंद्रित रखती हूँ, मैं इस बात का पूरा ध्यान रखती हूँ कि यह सही हो। ठीक है, ऑप्शन ए है कि परभाषा व्यवहार, ऑप्शन बी याद करना, और तीसरा ऑप्शन है पुनरावृत्ति करना या दोहराना, चौथा ऑप्शन है स्वनिरीक्षण करना। बताइए इसमें क्या सही होगा। कमेंट में प्रेजेंट रहिए जिससे आपको याद बना रहेगा कि इसका आंसर क्या होता है। आप खुद एक टीचर हो तो आपको पता है कि जितना देखना सुनना जरूरी है उतना ही लिखना भी जरूरी है, जिससे कि लंबे समय तक आपको चीज़ें याद रहती हैं। ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर बताइए। 1 2 3 4 कुछ लिखिए, जो लिख जाइए आपसे वो कुछ लिखिए। ठीक है, पूरा लिख सके तो पूरा, जिससे और अच्छे से याद रहेगा। अगर यदि पूरा आप लिख लेंगे तो और अच्छे से याद रहेगा। ठीक है, इसका आंसर मैं बताता हूँ, लेकिन आंसर बताने से पहले मैं ये भी बताऊँगा कि बाकी के तीनों गलत क्यों हैं। समय को लेकिन ध्यान रखते हुए हम देखते हैं। सबसे पहले आंसर बताएंगे आपको कि आंसर क्या है। तो मैं भाषा पर ध्यान केंद्रित रखती हूँ, मतलब मैं, वो मतलब खुद पे भाषा पर ध्यान केंद्रित रखती है और इस बात का पूरा ध्यान रखती है। ठीक है, वो किसमें, मैं पे। मैं भाषा पर ध्यान केंद्रित रखती हूँ और मैं इस बात पर का पूरा ध्यान रखती हूँ। ठीक, तो ये मैं खुद ध्यान रख रही है तो क्या इंस्पेक्शन खुद कर रही है उस चीज़ का, तो ये सीधे सीधे आंसर क्या हो जाएगा, स्वनिरीक्षण हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा स्वनिरीक्षण इसका आंसर हो जाएगा, लेकिन अन्य विकल्प गलत क्यों हैं इनको समझिए। परभाषा व्यवहार, परभाषा व्यवहार क्या होता है कि इसका मतलब एक ही बातचीत में दो या दो से अधिक भाषाओं को मिलाकर प्रयोग करना होता है। जैसे इंग्लिश हम लोग बोलते हैं, भाषा हिंदी बोलते हैं, लेकिन आधी से आधी उसमें लैंग्वेज इंग्लिश की भी रहती हैं। तो क्या है, परभाषा व्यवहार है। फिर याद करना, इसका अर्थ है रट्टा मारना होता है और अपनी भाषा को खुद जांचना नहीं। ठीक है, रट्टा मार लेकिन अपना भाषा को जांचना नहीं होता, सिर्फ याद करना होता है। पुनरावृत्ति करने का अर्थ है कि किसी शब्द या वाक्य को बार बार दोहराना। ठीक है, ये होता है। तो ये क्यों गलत है, इसलिए गलत है। तो इस तरह से हम सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, आंसर आप कमेंट में देते रहेंगे। ठीक है, आगे देखिए कि कक्षा 2 के विद्यार्थी एक कविता गा रहे हैं। कविता गा रहे हैं, ठीक है, यह मेरी नाक है, यह मेरे कान। यह कविता गाते समय वे शरीर के जिस अंग का नाम लेते हैं उस अंग को स्पर्श भी करते हैं। अध्यापिका किस विधि का प्रयोग कर रही है। तो यहाँ क्या बताना है आपको, विधि बताना है, कौन सी विधि वो उपयोग कर रही है, प्रयोग उसके कौन सा विधि का प्रयोग कर रही है। तो ऑप्शन ए है विभिन्न दर्शनग्राही, ऑप्शन दूसरा है श्रव्य भाषिक, तीसरा ऑप्शन है संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण, और चौथा है समग्र भौतिक प्रतिक्रिया। समग्र भौतिक प्रतिक्रिया। तो अब इसमें से बताइए चारों ऑप्शन में से कौन सा आंसर सही होगा। समय बहुत कम है, ठीक है, तो आंसर टाइप करते रहिए जल्द से जल्द। ठीक है, अब देखिए ये कह रहा है कि यह कविता गाते समय वे शरीर के जिस अंग का नाम लेते हैं उसी अंग को क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं। तो जब उसी को स्पर्श करते हैं तो छूने की प्रक्रिया हुई, स्पर्श करने की है। यहाँ पर क्या भौतिक वो प्रेजेंट है, भाई अंगों को स्पर्श कर रहा है, भौतिक प्रेजेंट है, गा भी रहा है और भौतिक वो उस चीज़ का स्पर्श करके भौतिक प्रेजेंट भी कर रहा है उसको। ठीक, सिर्फ कान से इंसान सुन नहीं रहा, बाकी आँख देख भी रहा है और उसको स्पर्श भी कर रही है वो, तो छू भी रहा है। तो क्या होगा कि समग्र भौतिक प्रतिक्रिया। ठीक है, अब बाकी आंसर क्या क्यों गलत है। ठीक है, समग्र भौतिक प्रतिक्रिया बाकी आंसर क्यों गलत है। तो जो समग्र भौतिक प्रतिक्रिया जिसे टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स टीपीआर भी बोलते हैं, बच्चे सुनकर अपने शरीर के अंगों को गतिविधियों को एक्शन के माध्यम से उत्तर देते हैं। ठीक है, इसमें ये चीज़ होती है और कविता गाते हुए अंगों को छूना इसी विधि का उदाहरण है। अब दूसरा के अन्य विकल्प गलत क्यों हैं। तो सबसे एक बात कि विभिन्न दर्शनग्राही, ये क्या है, इसमें देखकर सीखने पर जोर होता है, शारीरिक गतिविधि पर नहीं होता, बल्कि क्या होता है देखकर सीखेगा। ठीक है, दर्शनग्राही, ठीक है, जो दर्शन होता है उसका ग्रहण करता है मतलब। श्रव्य भाषिक, श्रव्य भाषिक मतलब क्या होगा, इसमें केवल सुनकर और बोलकर भाषा सीखी जाती है। ठीक है, केवल सुनकर और बोलकर, जैसे वड़क्कम, केम छो, तो ये सब चीज़ें, गुड मॉर्निंग, इस तरह से हम भाषा को क्या कर रहे हैं, सिर्फ सुन के बोल रहे हैं। नेक्स्ट है कि संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण, इसमें संस्कृत के बातचीत कम्युनिकेशन के माध्यम से भाषा सिखाई जाती है। ठीक है, संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण में इसमें आपस में बातचीत के माध्यम से भाषा सिखाई जाती है। ठीक, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा है
क्वेश्चन नंबर 3 में विद्यार्थी पिछली इकाई से शब्द लेकर 5 प्रश्नों के उत्तर समूह में देने का काम कर रहे हैं। ठीक है, 5 प्रश्नों के उत्तर को समूह में देने का काम कर रहे हैं। वे अपने सवालों को दूसरे समूह के साथ अदला बदली करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? अदला बदली करते हैं और सवालों के उत्तर देने की कोशिश करते हैं। यह किसका उदाहरण है? सहपाठी आकलन का, स्व आकलन का, पृष्ठपोषण का या पठन आकलन का? आंसर बताइए क्या होगा? सहपाठी आकलन, स्व आकलन, पृष्ठपोषण या फीडबैक का या पठन आकलन का? आंसर बताइए क्या होगा? जल्दी से कमेंट में बताइए। चलिए ठीक है, देखिए सबसे पहली बात ये क्या कह रहा है कि उत्तर समूह में देने का काम कर रहे हैं और वे अपने सवालों को दूसरे समूह के साथ, मतलब 2 समूह हैं। ठीक है, मतलब इंटरेक्शन हो रहा है। ठीक है, 2 समूह हैं तो स्व आकलन तो होगा नहीं जब इंटरेक्शन हो रहा है, क्योंकि स्वयं में नहीं हो रहा, दोनों 2 तरह ग्रुप बैठे हैं, सब आकलन कर रहे हैं। तो अदला बदली करते हैं और सवालों को उत्तर देने की कोशिश करते हैं, मतलब एक दूसरे की कॉपी जांचते हैं, उनसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? सहपाठी आकलन हो जाएगा। पीयर में बैठ करके वो असेसमेंट्स कर रहे हैं, ठीक, आकलन कर रहे हैं। तो भाई आकलन में होता ही क्या है? डेटा होता है, उस डेटा को इंसान क्या एनालिसिस करता है, उसके हिसाब से फीडबैक देता है। तो यही काम तो यहाँ भी हो रहा है। 2 ग्रुप बैठ के आपस में काम कर रहे हैं, डेटा उनको मिला, जो प्रश्न है डेटा के रूप में एनालिसिस किए, उत्तर देने का प्रयास किए और फिर उसके बाद क्या किया? उसका आंसर मतलब फीडबैक दिए, गलत सही अपना निकाल लिए। तो सहपाठी आकलन में ये चीज़ें होती हैं। सच है कि अन्य विकल्प क्यों गलत है? स्व आकलन में बच्चा खुद अपने काम की जांच करता है और फीडबैक में किसी कार्य पर दी जाने वाली राय या सुधार की सलाह होती है। ठीक है, बस। और पठन आकलन क्या होता है? केवल पढ़ने की क्षमता को सही या गलत आकलन पठन आकलन होता है। ठीक से केवल पढ़ने की क्षमता को। ठीक है, तो इसलिए बाकी के 3 ऑप्शन गलत हैं। क्वेश्चन है कि मुझे यह काम बहुत ही पसंद है। मुझे यह काम बहुत ही पसंद है जब अध्यापिका मुझे एक कार्ड देती है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखिएगा कि कार्ड देती है जिस पर कोई शब्द या वाक्य लिखा होता है, उससे संबंधित अभिनय करती हूँ और समूची कक्षा उस शब्द या वाक्य के बारे में अनुमान लगाती है। ठीक है, तो शिक्षार्थी की प्राथमिकताओं के साथ शिक्षार्थी की टिप्पणी की पहचान कीजिए कि वो क्या कर रही है। सबसे पहली बात कि जब मैं गतिबोधक तरीके से संलग्न रहती हूँ तो मुझे भाषा की अच्छी तरह से याद रहती है। दूसरा है कि मान लीजिए आपको आंसर नहीं याद, कैसे आप पकड़ेंगे कि जब मैं देखती हूँ तो मुझे भाषा अच्छी तरह से याद रहती है। ये देखती हैं तो इन्हें भाषा अच्छे से याद रहती है। मैं सुनती हूँ तो मुझे भाषा अच्छी तरह से याद रहती है। और जब मैं कार्ड में से वाक्य याद कर लेती हूँ तो मुझे भाषा अच्छी तरह से याद रहती है। याद करती है तो वो अच्छी तरह से याद रहना सिर्फ रटने वाली पद्धति हो गई, ये तो होगा ही नहीं। सुनती हूँ तो भाषा अच्छी तरह से याद हो जाएगा, मतलब जिनको जो सुनती हूँ तो भाषा अच्छे से याद होती है। जिन्हें सुनाई नहीं पड़ता होगा मान लो, उनके लिए फिर क्या होगा? वो तो गलत हो जाएगा मेथड। और इसी तरह देखती हूँ मैं, वो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ जिन्हें जो देख नहीं सकते हैं उनके लिए क्या होगा? और यहाँ पर जब मैं गतिबोधक तरीके से संलग्न रहती हूँ तो मुझे भाषा अच्छी तरह से याद रहता है। तो यही ऑप्शन क्या होगा? यही आंसर सही होगा। देखिए सही उत्तर ये है और विकल्प ये है, और अन्य विकल्प क्यों गलत है? पहले देख लीजिए क्या है गतिबोधक। क्या है गतिबोधक? वे शरीर शिक्षार्थी होते हैं जो करके अभिनय करके, ठीक है, जो करके अभिनय करके या शारीरिक हलचल के माध्यम से सबसे बेहतर सीखते हैं। तो मतलब गतिबोधक क्या होते हैं? ठीक है, कि वो जो करके मतलब एक्टिंग करते हैं और फिर शारीरिक हलचल के माध्यम से सबसे बेहतर सीखते हैं। देखना, क्योंकि यह दृश्यात्मक विजुअल शिक्षार्थी के लिए सही होता है लेकिन बाकी के लिए नहीं। ये ऑडिटरी होती है, शिक्षार्थी के लिए सही होता है, बाकी नहीं। याद केवल रटने की प्रक्रिया को दर्शाता है, जबकि यहाँ अभिनय किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यालय में प्रवेश करने वाले सभी बच्चे अपनी आयु के अनुसार भाषा के सक्षम प्रयोगकर्ता होते हैं। तर्क है कि भाषाई और सांस्कृतिक विविधता के कारण वे अपनी योग्यता का प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, नंबर 1 ए गलत है परंतु बी सही है। तो इन 2 कथनों में कथन एक ये है, उसका कारण ये है। पहले तो ये चेक करो कि कथन सही है या नहीं सही। दूसरा चेक करो कि यदि कथन सही है तो इसका जो रीज़न है, तर्क है, वो सही है या नहीं सही, या दोनों सही हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन में यही देखा जाता है। तो इसमें ऑप्शन क्या है कि
ए है कि गलत है, ए गलत है परंतु बी सही है, और दूसरा है कि ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। क्या आर सही है तो ए सही व्याख्या कर रहा है, ये भी देखना पड़ेगा। तीसरा ऑप्शन कहता है ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है, मतलब सही तो कथन है लेकिन रीज़न इसका ये नहीं है, रीज़न दूसरा हो सकता है, ऐसी कंडीशन भी है। चौथा ऑप्शन है कि ए सही है परंतु आर गलत है। ठीक है, तो देखते हैं क्या सही है क्या गलत है। सबसे पहले बात स्टेटमेंट पढ़ते हैं। विद्यालयों में प्रवेश करने वाले सभी बच्चे जो भी प्रवेश करते हैं वो अपनी अपनी आयु के अनुसार भाषा के सक्षम प्रयोगकर्ता होते हैं। ठीक, भाषा के वो सक्षम प्रयोग करते हैं जब वो प्रवेश करते हैं, तो सक्षम प्रयोगकर्ता तो होते हैं, थोड़ा बहुत उन्हें भाषा का नॉलेज तो होता ही है ना अपने अपने। दूसरा है कि तर्क है कि भाषिक और सांस्कृतिक विविधता के कारण, भाषिक और सांस्कृतिक विविधता के कारण, यहाँ सबसे बड़ी चीज़ है कि भाषिक और सांस्कृतिक क्या विविधता के कारण वे अपनी योग्यता का प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। किसका? योग्यता का प्रदर्शन नहीं कर पाते। तो यहाँ देखिए नेगेटिव वर्ड आया कि नहीं कर पाते हैं, तो मतलब किसी को ज़्यादा भाषा आती होगी और वो कल्चरल ज़्यादा उसको कल्चर का पता होगा तो क्या वो प्रदर्शन नहीं कर पाएगा? तो ये तो गलत ही लग रहा ना, ये गलत ही है और ए सही हो जाएगा। ऑप्शन क्या सही है? चौथा ए सही है, आर गलत है। अन्य में कुछ इसमें है नहीं क्योंकि कथन रीजन का था। बच्चे स्कूल आने से पहले ही अपनी मातृभाषा बोलना और समझना अच्छी तरह से जानते हैं, यानी वो भाषा के सक्षम प्रयोगकर्ता होते हैं। तर्क आर क्यों गलत है? क्योंकि सांस्कृतिक और भाषाई विविधता बच्चों की क्षमता को रोकती नहीं है बल्कि यह सीखने में मदद करती है, और यह कहना गलत भी है कि विविधता के कारण वे प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर छठवां है। छठा क्वेश्चन नंबर क्या कहता है कि अनुकरण के माध्यम से, किसके माध्यम से? अनुकरण के माध्यम से भाषा सीखने के लिए, सीखने के सिद्धांत, एक सेकेंड, अनुकरण के माध्यम से भाषा सीखने के सिद्धांत का समर्थन मुख्य रूप से किसने किया है? तो अनुकरण के माध्यम से भाषा सीखने का मतलब अनुकरण मतलब कॉपी करके वो चीज़ सीखता है, ये बात सिद्धांत का समर्थन मुख्य रूप से किसने दिया? देखो हिंदी की पेडागोजी में हिंदी के शब्द याद रखने भी जरूरी है क्योंकि इंग्लिश ट्रांसलेशन अगर हिंदी भाषा के अंतर्गत वो पूछा गया है तो इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं होगा, तो वो आपको हिंदी शब्द भी पता होना चाहिए। तो चलिए आपको देखो बताते हैं इसका आंसर क्या होगा। हो सकता है आपको तुरंत याद हो, बहुत सरल है, लेकिन मैं आपको निमोनिक देता हूँ जिससे आप भूलोगे नहीं। अनुकरण का सिद्धांत मतलब किसने दिया था? तो अनुकरण, ठीक है, अनुकरण माने कॉपी पेस्ट करना, अनुकरण माने देख करके सीखना। तो इसका आंसर जो होगा वो बी एफ स्किनर हो जाएंगे, बी एफ स्किनर। बाकी क्यों नहीं हो मैं बिल्कुल बताता हूँ, लेकिन मैं आपको लिंक बताता हूँ जिससे आप याद रख सको। तो बी एफ ये स्किनर जो हैं, स्किनर स्किन से रिलेटेड लग रहा कि नहीं? स्किन से रिलेटेड है। लोग स्किन देख करके तो जज करते हैं, काला है कि गोरा है उसी हिसाब से क्रीम लगाया जाए। लोग दूसरे का अनुकरण करते हैं, ये फेयर लवली क्रीम लगा रहे हैं, ये इमामी हैंडसम क्रीम लगा रहे हैं, तो कौन सा हम लगाएं कौन सा तुम लगाओ। एक सिर्फ निमोनिक है, ठीक है, बाकी कोई ये आपको याद नहीं करना है। तो ये सिर्फ एक निमोनिक है जिससे आपको लंबे समय तक ये बात याद रहेगी कि स्किन, तो स्किन इंसान देख के अनुकरण करता है, उसी हिसाब से जो है अपने हिसाब से चुनता है कौन सी क्रीम लगाएगा कौन सी नहीं। दूसरी बात, अब अगला देखो, नेम चॉम्स्की ने क्या कहा था और लेव वगास्सी ने क्या कहा था? जीन पियाजे ने क्या कहा था? लेव वगास्सी और जीन पियाजे भी आपको याद होंगे। जीन पियाजे, जीन मैंने जान मतलब जानना, जानना मतलब संज्ञान करना, संज्ञान ही तो जानना है, सॉरी संज्ञान ही तो जानना है। और लेव वगास्सी, लेव मने लेव देव का नियम, लेव देव मने गिव एंड टेक, लेना और देना क्या है? एक सोशल इंटरेक्शन है, ये इंटरेक्शन सामाजिक है, तो ये सामाजिक इन्होंने दिया था, जीन पियाजे ने जान दिया था। बचे कौन? नॉम चॉम्स्की। नॉम चॉम्स्की ने क्या दिया था देखिएगा कि इन्होंने बताया कि बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, ठीक है। नाम रखने से पहले, नॉम चॉम्स्की, नाम रखने से पहले ही बच्चा भाषा सीख चुका होता है, मतलब जानता है वो, नाम रखने से पहले ही जन्मजात मतलब क्षमता होती है उसके अंतर्गत। तो इस तरह से आप इसको एक निमोनिक के माध्यम से याद रख सकते हो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा कट रहा है, अब इसको तुरंत सही करना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। क्वेश्चन आपको पूरा लेकिन दिख रहा है कि प्राथमिक स्तर, ठीक है, एक सेकेंड, से निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका है? नंबर 1 है कि बच्चों से पाठ के अंत में दिए गए प्रश्नों के उत्तर
प्रश्नों के उत्तर जो है जांचना। ऑप्शन 2 है बच्चों को किसी दिए गए विषय पर निबंध लिखने के लिए कहना। ऑप्शन तीसरा है कि बच्चों को उनके अनुभवों, विचारों और कहानियों को साझा करने का अवसर देना। ऑप्शन चौथा है कि बच्चों की केवल व्याकरण और वर्तनी की गलतियों को जांचना। तो क्या सही होगा इसमें से क्या सही होगा? थोड़ा सा कट रहा है, मैनेज कर लीजिए इसको, ठीक है। प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन का सबसे उपयुक्त तरीका। तो प्राथमिक स्तर पर बच्चा जब है तो अगर पाठ के अंत में दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखवाएं तो क्या होगा? भाषा आकलन मतलब भाषा का आकलन। आकलन का शब्द मैंने कहा, जहाँ जहाँ आकलन आए वहाँ 3 बातें हमेशा याद रखना। डेटा प्लस एनालिसिस और प्लस फीडबैक, तीनों चीज़ें जब होती हैं तभी वो आकलन है, ठीक है। अब सोचिए कि क्या होगा आंसर। तो देखिए जहाँ तीनों चीज़ें मिल रही तो ऑप्शन तीसरा देखिए कि बच्चों को उनके अनुभवों, विचारों और कहानियों को साझा करने का अवसर देना। ठीक, साझा करेंगे कैसे? लिख करके, बोल करके, और और उनके जो अनुभव हैं वो भी वो शेयर करेंगे, तो जिससे थिंकिंग भी बढ़ेगी, एनालिसिस करने की क्षमता बढ़ेगी, ठीक है। तो ऑप्शन क्या सही होगा? तीसरा, ठीक। यदि विकल्प अन्य क्यों गलत है कि पाठ के प्रश्नों के उत्तर लिखना यह केवल रटने की क्षमता को जांचता है, भाषा समझ को नहीं। भाषा की समझ है ये कंफर्म नहीं करता। निबंध लिखवाना, छोटे बच्चे प्राथमिक स्तर के लिए औपचारिक निबंध लिखना बहुत कठिन और अनुपयुक्त है क्योंकि बच्चा छोटा है। चौथा है केवल व्याकरण जांचना, तो प्राथमिक स्तर पर व्याकरण की गलतियां ढूंढने से बच्चों का आत्मविश्वास कम होता है, ठीक है, ना कि बढ़ता है। नेक्स्ट है कि वाक्य में प्रयुक्त शब्दों में पेड़ से पत्ता गिरा में पेड़ से में कौन सा कारक है? बताइए इसमें कौन सा कारक होगा? ऑप्शन 1 कर्ण कारक, ऑप्शन 2 अपादान कारक, ऑप्शन 3 संबंध, या चौथा ऑप्शन कर्म कारक। पेड़ से में कौन सा कारक है? आपको थोड़ा सा हिंट दे दें कि संस्कृत का सूत्र होता रहा है ध्रुवम पाये अपादानम। ध्रुवम पाये अपादानम। अपादान कैसे बना? अपाय से। संस्कृत का मूल शब्द अपाय है, उससे बना है अपादान। तो चलिए देर नहीं करते हैं। अपादान करण क्या है? करण से भी है, लेकिन करण से के द्वारा और अपादान से पृथक के लिए। अपाय माने ही होता है, ठीक, अपाय माने ही होता है क्या? कि अलग होना। अपाय माने अलग होना, ठीक है। और संबंध काकी के, रारी रे नानी ने, और कर्म माने को। तो यहाँ पेड़ को नहीं है, संबंध का नहीं है, अपादान से ही है। तो पेड़ से पत्ता गिरता है और कलम से निबंध लिखा जाता है। तो जब कलम से निबंध लिखा जाता है तो फिर कर्ण कारक आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अलग नहीं हो रहा बल्कि उसके द्वारा लिखा जा रहा है। और अपादान कारक कब होगा? अपादान कारक तब होता है जब चीजें अलग होती हैं। पेड़ से पत्ता गिर के क्या होगा? अलग होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यही इसका एक्सप्लेनेशन है और इसमें कुछ नहीं है। कर्ण कारक यहाँ भी से विभक्ति होती है, लेकिन इसका प्रयोग साधन या माध्यम के रूप में होता है, जैसे कलम से लिखना होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करते समय अध्यापिका को किस पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए? सबसे अधिक कब? प्राथमिक स्तर पर। बच्चों की लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों पर। दूसरा है कि पोर्टफोलियो में बच्चों के काम के विविध नमूनों को एकत्रित करने पर, या बच्चों की हस्तलेखन हैंडराइटिंग की सुंदरता पर, या बच्चों द्वारा औपचारिक व्याकरण के नियमों को याद कर रखने पर। इसमें बताइए आंसर क्या होगा? सबसे जरूरी क्या है? सबसे इसमें मेन आपको ध्यान रखना, क्वेश्चन करने से पहले आपको सबसे जरूर तुरंत अंडरलाइन करना चाहिए। देखो एग्जाम हॉल में कैसे क्वेश्चन टैकल करोगे, हमेशा याद रखना कि एक एक्सट्रीम वर्ड्स होते हैं, मतलब एडजेक्टिव वर्ड्स होते हैं, ये कह सकते हैं आप। जब प्रश्न में कभी एक्सट्रीम या स्पेशल कोई वर्ड लिखे, जैसे इसमें लिखा है किस पर सबसे अधिक ध्यान, किस पर सबसे अधिक, यही मुख्य है पूरा प्रश्न का मुख्य। सबसे अधिक ध्यान तो सब देना है, लेकिन सबसे अधिक ध्यान किसका देना है? तो ऐसे क्वेश्चनों में तुरंत अंडरलाइन लगा लिया, क्योंकि जल्दबाजी में क्या होता है कि ये चीज़ छूट जाती है और तुरंत आपके पास समय कम होता है, और जैसे ही आप कोई आंसर पढ़ते हो वो लगता है जैसे आप ये पढ़िए, मान लीजिए कि लिखित बच्चों प्राप्त अंकों पर, तीसरा पढ़े हस्तलेखन की सुंदरता पर। तो क्या ये गलत है? क्या सुंदरता पर क्या नहीं ध्यान दोगे? क्या अंक पर भी ध्यान नहीं दोगे? तो ध्यान हम सब पे देंगे, लेकिन सबसे अधिक किस पर ध्यान देंगे, बात इस पर आ जाती है। जब ऐसी बात आती है तो वहाँ पर हमें
याद रखना है कि सबसे अधिक जो सबसे सही आंसर होगा। तो पोर्टफोलियो में बच्चों के काम के विविध नमूनों को एकत्रित करने पर, ठीक है। ये कैसे, देखिए, पोर्टफोलियो बच्चों की प्रगति का एक क्रमिक रिकॉर्ड होता है जिसमें उनके चित्र, लेखन, कार्यपत्रक आदि रखे जाते हैं। यह बच्चे के भाषाई विकास का सबसे सटीक और सतत आकलन जो है, ठीक, चलने वाला कॉन्टिन्यूअस असेसमेंट्स प्रदान करता है। इसलिए ये सही है। गलत क्यों? प्राप्त अंक बच्चे की वास्तविक क्षमता, भाषा क्षमता का आकलन नहीं होता है, ठीक है। सुंदर लिखावट, सुंदर लिखा भाषा की समझ का प्रमाण नहीं है कि उसको समझ आया कि नहीं आया। व्याकरण नियम याद करना, प्राथमिक स्तर पर नियम रटना पूरी तरह गलत माना जाता है। तो ये प्राथमिक स्तर इसीलिए लिखा है, इसलिए याद रखना है आपको। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, कर्मधारय है, या अवयवी भाव समास है, या द्वंद्व समास है? आपको जानकारी के लिए बता दूं, यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास है। समास से रिलेटेड एक वीडियो पड़ा हुआ है, 5 मिनट में सभी समास पूरी तरह से कंप्लीट हैं। आपका अगर यदि समय हो तो आप वो समास वाला वीडियो देख सकते हैं। आप अपने समय के अनुसार काम करें, ठीक है। तो मैंने इस सीटेट में 20 दिन की स्ट्रेटजी में आपको बताया था कि अब ये कौन सा टाइम चल रहा है, पहला हफ्ता, दूसरा हफ्ता, तीसरा हफ्ता, कौन सा रीडिंग मोड होता है, कौन सा लर्निंग होता है, ठीक है। तो ये सारा कुछ बताया था। तो उस हिसाब से आपका अगर काम कर रहे होंगे तो निश्चित रूप से आपके जो है 100 नंबर से ऊपर, ऐसा कुछ नहीं है कि जो सच है कि अगर आप नहीं पहले भी पढ़े होगे और ये 20 दिन पढ़ रहे होगे तो मैं कह रहा हूँ कि 100 नंबर आपको पक्का आ जाएंगे। इसका आंसर क्या होगा? तो सबसे पहले क्या लिखा है कि यथाशक्ति माने शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार। यथा बदल सकता है क्या? शक्ति का तो शाक्त होता है, लेकिन यथा क्या है? अविकारी शब्द है ना। तो अविकारी को क्या कहते हैं? यहाँ पर समास में अविकारी को क्या कहते हैं? अवयव कहते हैं। तो वही अवयव भाव समास ही क्या है, आंसर है इसका। बाकी आप चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक है। आप एक टीचर हैं, आप खुद जानते हैं कि फीडबैक कितना इंपॉर्टेंट होता है असेसमेंट्स को और अच्छा करने में, ठीक है। तो जिससे हम भी और अच्छी क्लास आपको दे सकें, तो फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखिएगा इसमें कि जिस समास का पहला पद माने अवयव या उपसर्ग हो वही पद प्रधान हो, उससे अवयवी भाव समास कहते हैं। शक्ति के अनुसार होता है, ठीक है। द्वंद्व समास, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। ये सारा कुछ मैंने आपको तराजू के माध्यम से बताया है। आप एक बार ये वीडियो देख लीजिएगा, 5 मिनट में आपका क्लियर हो जाएगा। तराजू के माध्यम से बताया है कि कौन सा पद प्रधान है, कौन सा पद कम प्रधान है, ठीक है। तो बाकी आज के लिए इतना बहुत है। मिलते हैं नेक्स्ट मॉक टेस्ट के लिए। आप तैयार रहिए। जो आपका क्वेश्चन नहीं आया है उनका रिवीजन करिए, ठीक है। कोई समस्या हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू। हिंदी पेडागोजी के नोट्स फ्री में टेलीग्राम में उपलब्ध हैं।